हे गाइस, वेलकम टू एस्पिरेंट अप्रोच। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक गांधीवादी युग। और इसमें आपको एक महान व्यक्तित्व से परिचय कराएंगे जिनका नाम गांधी जी है। तो सबसे पहले हम लोग गांधी जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। तो गांधी जी का जो बचपन का नाम या मूल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पापा का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी की मम्मी का नाम पुतलीबाई था। और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। शुरुआती दिनों में इनका प्राइमरी स्कूल में एडमिशन हुआ। 1876 ईस्वी में गए प्राइमरी स्कूल में पढ़ने। उसी प्राइमरी स्कूल में जब ये गए थे उसी समय इनका सगाई हो गया। किसके साथ? कस्तूरबा गांधी के साथ इनका सगाई हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद जब 1876 के बाद 1881 में जाते हैं राजकोट के हाई स्कूल में पढ़ने। हाई स्कूल से पास आउट होते हैं। पास आउट होने के बाद 1883 ईस्वी में इनका शादी करा दिया जाता है। शादी हो जाता है कस्तूरबा गांधी से। अब शादी हो गया, अब पढ़ाई लिखाई छूट गया, अपना घर गृहस्थी चलाने लगे। तब क्या हुआ कि 1885 ईस्वी में इनका पिताजी का देहांत हो जाता है। अब जब इनके पिताजी का देहांत हो गया, करमचंद गांधी, इनके पिता जो करमचंद गांधी थे, इनका हो जाता है देहांत। अब देहांत हो जाता है तो इनके पास दो ऑप्शन था, या तो कमाएं या फिर अपना आगे का पढ़ाई जारी रखें। तो मम्मी कहती कि ना, कमाना वाना नहीं है, जाओ पढ़ो, अभी जब तक है मेरे पास पैसा उतना, जब पढ़ो, पढ़ लिख के नौकरी हासिल करो, जाओ, ये सब नहीं करना है। तो ये जाते हैं अपना आगे का पढ़ाई करने के लिए श्यामल दास कॉलेज में। श्यामल दास कॉलेज में ये जाते हैं और अपना आगे का मतलब 12th करने के लिए जाते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर करने के बाद ही यह छोड़ देते हैं, वो अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसके बाद आते हैं अपने मम्मी के पास, कहते हैं कि मम्मी देखिए ना, हमको ये सब ना करना, हमको बैरिस्टर करना है, बहुत वैल्यू है बैरिस्टर का। कहते हैं उसकी मम्मी कि ठीक है तो जाओ कर लो, वकालतें करना है ना, जाओ कर लो, पटना दिल्ली बम्बई कर लो। कह ना हमको जाना है, ब्रिटेन जाना है। तो कहना ना, ब्रिटेन नहीं जाना है, ब्रिटेन नहीं जाना है, वहाँ जो भी गया उधरे का हो जाता है, उस पश्चिमी संस्कृति बहुत खराब है, नहीं जाना है तुमको, बोल दिया नहीं जाना है। वो बेचारे चले गए। ठीक है। तो फिर आए धीरे से, कहे कि मम्मी बताइए कि आखिर क्यों नहीं जान दे रही है। क्योंकि वहाँ का आदमी जो है झूठ बोलता है, मदिरा का सेवन करता है, स्त्री का गमन करता है, तुम नहीं जाओगे, तुमको नहीं जाना है, मेरा एक एगो बेटा हम कैसे खोते। ठीक है, चल जाता है। अब देखिए, हर दोस्त का एगो ऐसा दोस्त होता है ना, जो आपके सामने तो एकदम मतलब आपके सामने दोस्ती ही से बात करेगा, ठीक है, लेकिन आप माँ बाप के सामने जाएगा, आपके मम्मी पापा के सामने, तो एकदम सीधा, एकदम ऐसे लगा के ये वाला एकदम सीधे, हाँ आंटी जी, प्रणाम आंटी जी, एकदम इसे करेगा, गुरु छुएगा। ठीक है। और एकदम जी जी करके बोलेगा। तो वैसे ही एगो आदमी को पकड़े, बहीर जी सूरी जिनका नाम था, बहीर जी सूरी, नाम याद रखिएगा, बहीर जी सूरी उनका नाम था। और बहीर जी सूरी को ले गए अपने मम्मी के पास, मम्मी के साच बना के। तो मम्मी अब ऐसा मान लीजिए कोई बढ़िया लड़का आ गया तो कहें कि ठीक है चलो भरोसा कर लेते हैं, लेकिन प्रण लो कि तुम 3 चीज़ का त्याग करोगे। किसका? मांस का, मदिरा का और स्त्री का त्याग करोगे। तो हम प्रण लेते हैं मम्मी कि हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। और 1891 ईस्वी में, मतलब 1888 ईस्वी में चले जाते हैं वहाँ बैरिस्टर की पढ़ाई करने। 3 साल बाद पढ़ के आते हैं। 1891 ईस्वी में आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, तब तक उनकी माँ का देहांत हो जाता है। अब माँ के देहांत के बाद इनका आर्थिक स्थिति थोड़ा ख़राब हो जाता है। अब इन्हें मतलब पैसा कमाने का आवश्यकता पड़ता है। तो ये जो अपना बैरिस्टर करके आए थे, अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं राजकोट में। राजकोट के बाद मुंबई चले जाते हैं फिरोज शाह मेहता के पास, वहाँ भी अपना प्रैक्टिस करते हैं। तो इनका जो वकालत था वो ठप हो गया। क्यों ठप हो गया? क्योंकि ये जो थे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, अपने माँ से प्रेरणा लिए थे। अब कोनो आदमी लेके जाता था कि सर देखिए ये मेरा भाई है, मर्डर कर दिया है, इसको थोड़ा बचा लीजिए, इसका केस, और मर्डर कर दिया है, और वो जाते थे जज के सामने, हाँ मर्डर किया एकदम, इसको फांसी की सजा दीजिए, ये कह देते थे। अब वो लेके गया है उसको बचाने के लिए, अपना भाई को फांसी पर चढ़वा दिए। तो अब कौन ले जाएगा? कौन ले जाएगा? मैं देखिए ना, छेड़खानी में फंसा, छेड़खानी में फंसा है, जज साहब इसका बाह कबार दीजिए। अब कौन ले जाएगा ऐसा आदमी को? मतलब कौन क्लाइंट बनाएगा? तो इसी वजह से इनका जो था बिजनेस नहीं चल पा रहा था, इनका वकालत नहीं चल पा रहा था। अब बेचारा आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे, बैठे थे। तो 1894 ईस्वी के दौरान एक दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी साउथ अफ्रीका में, एक कपड़ा की कंपनी था, यह साउथ अफ्रीका में एक मुसलमान का संघ बनाकर व्यापार करना चाहती थी। इसी के लिए केस लड़ रही थी, इसको नहीं परमिट मिल पा रहा था। तो इसी को केस को लड़ने के लिए बहुत दिनों से लड़ रहा था, बेचारा पैसा ढेर लगा दिया था। कहा ना गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे कि देखिए ना सर कि एगो ऐसा हमको वकील बताइए ना कि जो मेरा केस को जिंदा रखे, बस अब जिता दे।
तो मेरे पास ऐसा क्लाइंट है, आपको जिताइए देगा, इंग्लैंड से पड़ गया है, तो ठीक है उनको भेजिए। तो उनके एकदम फर्स्ट टिकट करवाए, और फर्स्ट टिकट करवाए गए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका में गए ट्रांसवेल की राजधानी प्रिटोरिया। तो जोहान्सबर्ग से जब वो प्रिटोरिया जा रहे थे, डिब्बा में बैठे थे एकदम कोट उट पहन के। अब कोट उट पहन के बैठे थे, अब सब अंग्रेज बैठा था, अंग्रेज देखा कि काला है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये रंग भेद की नीति का शिकार हुए, टीटी आया, इनको निकाल के धक्का मार के बाहर कर देता है, ठीक है। और उसी दिन वो प्रण लेते हैं कि जब तक हम इस रंग भेद की नीति को ख़त्म नहीं कर देते हैं तब तक हम मतलब तब तक हम इसी भूमि पर रहेंगे, वकालत करेंगे, सामाजिक सेवा का काम करेंगे, रंग भेद की नीति को ख़त्म करना मेरा मुख्य लक्ष्य है, ठीक है। उसके बाद जाते हैं दादा दुल्हन कंपनी का अपना काम करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद 1894 ईस्वी में इस रंग भेद की नीति और बहुत सारे चीज़ों को अपना आंदोलन करने के लिए, सत्याग्रह करने के लिए एक संगठन बनाते हैं। एक संगठन नटाल इंडियन कांग्रेस के नाम से 1894 ईस्वी में यह एक संगठन बनाते हैं। आप मेरे बात को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ज़्यादा पीपीटी बना के नहीं लाए हैं, क्योंकि सुनने से ज़्यादा याद होता है। आपको पीपीटी की जगह पे पीडीएफ दे दिया जाएगा, आपको पीडीएफ पूरा मतलब डिटेल पीडीएफ मिल जाएगा, इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। पीपीटी में बस यहाँ समझाने के लिए है, ठीक है। तो 1894 ईस्वी में ये नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर लेते हैं, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर लेते हैं, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर लेते हैं 1894 ईस्वी में। उसके बाद 1894 के बाद आपको याद रखना है कि यह जो है 1896 ईस्वी में एक बार इंडिया आते हैं, अपनी बीबी और अपना बड़ा बेटा जो हरीलाल था उनको लेके चले जाते हैं, ठीक है। पुनः भारत आते हैं, 2 पुत्र हरीलाल, तब तक हरीलाल और मणिलाल हो गए थे, उनको लेके चले जाते हैं नटाल, ठीक है। नटाल एक जगह का नाम है। उसके बाद 1899 ईस्वी में क्या करते हैं कि जब बोअर का युद्ध होता है, देखिए बोअर का युद्ध होता है किसके मध्य, तो डच और अंग्रेजों के मध्य बोअर का युद्ध होता है। उस बोअर के युद्ध में यह क्या करते हैं कि एक क्या कहते हैं कि एम्बुलेंस कॉर्प्स का स्थापना करते हैं। जो भी ब्रिटिश सैनिक उसमें घायल था उसको बचाने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारा आदमी मतलब गांधी जी के विचार के बारे में इस मतलब ब्रिटिशों का सहायता करने पे पीछे गांधी जी का यही तथ्य था कि अगर हम इसका सहायता करेंगे तो ये हमारा सहायता कर सकते हैं, ये भी मतलब बात करने के लिए राजी हो सकते हैं, इसीलिए उनका सहायता करने का कार्य करते हैं। बोअर युद्ध के दौरान इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना करते हैं, नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना करते हैं और ब्रिटिश सैनिकों को बचाने का कार्य करते हैं 1899 ईस्वी में। अब जब यह बचाने का कार्य किए तब उन्हें जुलू व बोअर का पदक से नवाजा गया। कौन कौन पदक से, तो आप याद रखिएगा, जुलू और बोअर के पदक से उन्हें नवाजा गया, जुलू व बोअर। सारा पीडीएफ आपको हैंड रिटन मिल जाएगा, टेलीग्राम को मेरे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1899 ईस्वी में। उसके बाद 1901 ईस्वी में पुनः भारत आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं और वहाँ के लोगों को यह आश्वासन देते हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों को आश्वासन देते हैं कि आपको अगर कभी आवश्यकता पड़ी, आपके विरुद्ध मतलब कोई ऐसा कदम उठता है सरकार का, तो उसके विरुद्ध हम आएंगे आपको बचाने के लिए। चले आते हैं 1901 ईस्वी में। अब गांधी जी देखिए, एक बार 1896 ईस्वी में आए हैं, एक बार 1901 ईस्वी में आए हैं। 1896 ईस्वी में आए हैं तो उसी टाइम लौट गए, 1901 में आए हैं तो भारत का दौरा किए हैं और कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए हैं, ठीक है, और संपूर्ण देश का दौरा भी किए हैं। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह पार्टिसिपेट करते हैं 1901 ईस्वी में। तब तक 1902 ईस्वी में वहाँ के लोगों मतलब कुछ लोग उनको फिर से रंगभेद की नीति का शिकार होते हैं, मतलब पीड़ित, मतलब बहुत सारे लोग जो थे वहाँ से बोलते हैं कि गांधी जी आज यहाँ पे मतलब बहुत दमन हो रहा है हम लोग के बचाने के लिए, तो यहाँ से जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले वो 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नाम से, ओपिनियन का मतलब होता है मत, विचार, इंडियन ओपिनियन नाम से अपना कार्यालय का नाम रखते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का आपको पूछेगा तो 1904 में प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले अपना ये अपना जो वकालत करने के लिए जो इनका ऑफिस है उसका नाम, कार्यालय का नाम रखते हैं इंडियन ओपिनियन, और 1904 में एक पत्रिका निकालते हैं जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन पत्रिका, और 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करते हैं डरबन के पास एक फिनिक्स फॉर्म की स्थापना यह करते हैं, ठीक है।
फिनिक्स एक पंछी था, फिनिक्स एक पक्षी है जो जिसका एक पर भी बचता है तो वो मतलब पूरा अपने शरीर को, मतलब अगर आप सत्य हैं तो आपका अगर थोड़ा सा ही बचा है तो वो असत्य को मिटा देगा, यही कहने का मतलब था इसका, ठीक है। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कर लेते हैं। उसके बाद 1906 ईस्वी में गांधी जी सत्याग्रह का अपना प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। किस बिल के खिलाफ? एशियाटिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ। एशियाटिक ऑर्डिनेंस क्या था, इसको समझिए कि वहाँ के मतलब जो एशिया से लोग गए थे या फिर जो ब्लैक पीपल थे उनको ना, एशिया से गए हुए लोगों को, मतलब जो साउथ एशिया या फिर जो एशिया से संबंधित लोग वहाँ रहते थे उनको हर टाइम एक कार्ड लेके घूमना होता था, ठीक है। कार्ड मिस मैच हो जाने पर उनको दंडित किया जाता था, उनको निकाल दिया जाता था, ठीक है। तो उसी ऑर्डिनेंस के खिलाफ यह सत्याग्रह करते हैं 1906 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में करते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के पास यह प्रथम सत्याग्रह करते हैं। उसके बाद 1906 में इनका प्रथम सत्याग्रह हुआ। 1906 के बाद 1907 में फिर से एक ब्लैक एक्ट आता है। ब्लैक एक्ट क्या था कि ज़बरदस्ती पंजीकरण करवाना, ज़बरदस्ती पंजीकरण करवा के वहाँ पे रह रहे लोगों को भूमि को अधिग्रहण करना, उनको प्रताड़ित करना, रंग भेद की नीति का करना। देखिए एशियाटिक जो ऑर्डिनेंस था उसमें हर समय एक कार्ड लेके चलना होता था, लेकिन ब्लैक एक्ट जो था, ब्लैक एक्ट, उसमें क्या करना था कि ब्लैक एक्ट में रंग भेद की नीति का मतलब काला गोरा का भेदभाव, जबरदस्ती पंजीकरण, इसके विरुद्ध सत्याग्रह करते हैं और 1908 में जेल जाते हैं। याद रखिएगा 1906 में प्रथम सत्याग्रह करते हैं लेकिन उस टाइम जेल नहीं गए थे। 1907 में जो ब्लैक एक्ट के खिलाफ करते हैं तो 1908 में जाना पड़ता है जेल। क्यों जेल जाना पड़ता है कि जो ब्लैक एक्ट बनाया था उसको फाड़ के आग लगा देते हैं सरकार के सामने, जो ऑफिसर होता है उसके सामने फाड़ के आग लगाते हैं। इसके खिलाफ इसलिए उनके खिलाफ यह मतलब कार्रवाई की जाती है और उन्हें जेल का सजा हो जाता है, ठीक है। 1908 में पहली बार जोहान्सबर्ग जेल में गए, ठीक। उसके बाद अब गांधी जी मतलब जो सत्याग्रह करते हैं और इसमें विजय पा लेते हैं, ठीक है। इसमें विजय पा लेते हैं, जेल से निकलते हैं, जेल से निकलते हैं 1908 ईस्वी में। जेल से निकलने के बाद 1913 ईस्वी में द ग्रेट मार्च एक निकालते हैं, आप कह सकते हैं उसको आंदोलन निकालते हैं। रोड पे 2000 से ज़्यादा इंडियन को लेकर चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको सत्याग्रह का पालन करते हैं, ठीक है। सत्याग्रह का पालन करते हैं मतलब कोई भी अहिंसा नहीं, ठीक है। अहिंसा के साथ सत्य को पालन करना ही आपको सत्याग्रह कहलाता है, ठीक है। तो लेके चलते मतलब इतना भीड़ लेके और एकदम मौन, सब जो भी काम करता था उसको मतलब जो जहाँ काम करता था वो अपना काम करना वहाँ से बंद करके रोड पे अपना सीधा चलना दिया। अब सरकार को समझौता करने पे आना पड़ा और सरकार ने रंगभेद की नीति को खत्म कर दिया। 1913 में जब द ग्रेट मार्च निकाले थे और अफ्रीकी सरकार को झुकना पड़ा, ठीक है। अफ्रीकी सरकार को उसमें झुकना पड़ा और रंगभेद की नीति जो है समाप्त हो गई। अब उसके बाद 1914 से 18 के मध्य देखिए जो वहाँ की सरकार थी इस मायने से भी गांधी जी के पास आई थी समझौता करने के लिए, क्योंकि गांधी जी ने बोअर युद्धों में अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से विश्व युद्ध आरंभ होता है तो गांधी जी को ये लगा कि हम इनका मदद करते हैं तो ये मेरा बात भी सुनते हैं, इसलिए इनका पहले मदद किया जाए ताकि ये मेरा बात सुन सके। और 1914 से 18 के दौरान जो भारत में विश्व युद्ध चल रहा था उस विश्व युद्ध में गांधी जी ने वहाँ पे द ग्रेट मार्च चलाएं तो प्रख्यात हो गए, विख्यात हो गए। वहाँ के लोग जानने लगे कि हाँ एक कोई व्यक्ति है जिसके अंदर ये प्रतिभा है जो ब्रिटिश सरकार से बात करके उसकी नीतियों को ख़त्म कर सकता है, मतलब दमनकारी नीतियों के विरुद्ध वह अपना बाण का प्रयोग करके, सत्याग्रह नामक बाण का प्रयोग करके विजय दिला सकता है, ठीक है। तो अब गांधी जी कहें कि जो भी यहाँ पे इंडियन रह रहे हैं मतलब इस युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाएं, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाएं और ब्रिटेन का साथ दें। और उसके बाद वो चले आते हैं 1914 से 1918 चलता है। उसके बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वो आ जाते हैं अरेबिया नामक जहाज़ से। याद रखिएगा अरेबिया नामक जहाज़ से आ जाते हैं अपोलो बंदरगाह इंडिया में आ जाते हैं। अरेबिया नामक जहाज़ से आते हैं, आपको सारा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, आप बस सुनिए। अरेबिया नामक जहाज़ से आते हैं और इसी वजह से 9 जनवरी को आए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये बात सारे लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए गाइस मैं जो भी आपको कंटेंट दे रहा हूँ इसमें आपको कुछ ना कुछ चीज़ आपको ऐसा मिलेगा जो आपको नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बुकों का समायोजन मिल रहा है आपको, ठीक है।
अब देखिए भारत पहुंचने के बाद भी भारतीय युवाओं को ये भर्ती करने का स्टार्ट करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने के लिए, ठीक है। अब जब यह ऐसा कार्य करते हैं तो ब्रिटिश सरकार तो खुश हो जाती है, लेकिन इंडिया का जो आदमी था वो कहता है कि यह भर्ती करने वाला सार्जेंट है, यह बहुत बदमाश आदमी है, यह मतलब अंग्रेजों का साथ दे रहा है, कैसा भारतीय है, ठीक है। तो भारतीयों ने इन्होंने क्या किया, भर्ती करने वाले सार्जेंट कहा, जबकि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इन्हें गोल्ड मेडल दिया और कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान किया, ठीक है। और देखिए जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह कर रहे थे, ग्रेट मार्च निकाले, रंगभेद की नीति को तोड़े, ब्लैक टेड के खिलाफ 1906 में एशियाटिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो मतलब जनमत संग्रह उठाए, फिर नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किए थे। तो इस बात को दादा भाई नेहरू जी यहाँ पे इंडिया में गांधी जी के व्यक्तित्व को मतलब बहुत ऐसा एक महान आत्मा है जो जहाँ जाता है वहाँ का जो भी है वहाँ का सारा समस्याओं को हर लेता है, ठीक है। वही एकमात्र व्यक्ति मतलब गांधी जी के बारे में ऐसा आप कह सकते हैं कि हवा, एक तरीके से कह सकते हैं कि हवा उड़ा के रखे थे। मतलब ऐसे तो गांधी जी हवा नहीं, ऐसे गांधी जी तो ऐसे व्यक्तित्व थे ही, लेकिन एक माहौल बना कर रखे थे, ठीक है, यहाँ के मतलब भारतीयों में। तो अब जब यह कृत्य किए गांधी जी तो भारतीय नाराज हुए और इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कह दिए। देखिए जब गोपाल कृष्ण गोखले मतलब जो ऐसा मतलब बात बताएं कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों का कल्याण कर दिए, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ भी बोलने वाला कोई है। तो गांधी जी एक बार हरिद्वार में गंगा स्नान करने गए थे, तो उनको देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, ठीक है, कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो जहाँ जाता है हर जगह कल्याण कर देता है, ठीक है। तो ये थे गांधी जी। उसके बाद गांधी जी आए इंडिया में। अब इंडिया में आए तो उनके साथ कुछ अनुयायी आए थे। अब अनुयायी आए थे तो घर लेकर नहीं जाएंगे, बीबी मतलब कस्तूरबा गांधी जी के पास कहेंगे कि अपना खा के ठीक है ना, 4 गाँव लेके आ गए हैं। तो कहा किए कि इनका एक मित्र था जीवन लाल देसाई, उनका साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में कोचराब में एक बंगला था, तो वो बंगला लेके वहीं पे अपना आश्रम का स्थापना कर दिए। तो एक बात याद रखिएगा कि कोचराब स्थित बंगला में जब थे तो उसको कहा गया सत्याग्रह आश्रम। और गांधी जी का एक और मित्र था जिसका नाम था अंबालाल साराभाई, और अंबालाल साराभाई ने कहा कि ठीक है, इनका घर में रह रहे हो, कब तक रहोगे, अपना ज़मीन तुम्हारा खरीद देते हैं, बाद में अपना घर बना लेना। तो उसी का अगल बगल का पूरा ज़मीन खरीद लिए, और जब वो पूरा बाउंड्री हो गया तो उसी का नाम रख दिया गया साबरमती आश्रम। जब वो कोचराब स्थित बंगला में थे तब उसको सत्याग्रह आश्रम कहा गया। 25/5/1915 ईस्वी को, 25/5/19 यानी 25 मई 1915 ईस्वी को जब वह कोचराब स्थित बंगला में थे, तब उस बंगला का नाम सत्याग्रह आश्रम था। लेकिन जब अम्बा लाल साराभाई इनके मित्र ने दे दिया और जो बाउंड्री उंड्री हो गया, तब उसका नाम हो गया ये साबरमती आश्रम उसका हो गया। अब गांधी जी आए और गोपाल कृष्ण गोखले उनके जो राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने कहा कि देखो तुम पहले यहाँ भारतीय राजनीति को जानो, भारतीय राजनीति को समझो, इसलिए तुम 1915 और 1916 में तुम क्या करो कि घूमो, ठीक है। तो 1916 में देखिए, 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना समारोह का आयोजन किया था। वही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको एनी बेसेंट ने हिंदू स्कूल था, उसी स्कूल को मतलब बदल के बनारस हिंदू कॉलेज में बदल दिया गया था मदन मोहन मालवीय की तरफ। उसी का स्थापना समारोह में गांधी जी को बुलाया गया था। मुख्य वक्ता के रूप में गांधी जी थे। अब जो भी वहाँ पे आया था सारे अमीर लोग आए थे, ठीक है। तो गांधी जी भाषण दे रहे थे और गांधी जी प्रथम भाषण से ही सुर्खियों में आ गए, सुबह के पेपर में उनका नाम आ गया। तो भाषण में कहें कि यहाँ पे एक भी गरीब का बच्चा दिख ही नहीं रहा है, सारे अमीर के लोग, सारे जेवर पहने लोग हैं। तो शिक्षा अगर फैलाना जा रहा है तो शिक्षा सभी तक पहुंचना जरूरी है। और यहाँ पे जो भी आदमी पहन के आए इतना सारा गहना, अगर वो गरीबों को कल्याण में दे दे तो सारे गरीबों का उत्थान हो जाएगा, ठीक है। यह बात कहना ही था कि उन सुर्खियों में आ गए गांधी जी, पूरा अखबार में छप गए, ठीक है। और एक प्रभावी मतलब खराब तो होगा किसके लिए, खराब हो गए जो वहाँ पे उपस्थित लोग थे, लेकिन आम जनमानस में गांधी जी एक हातिम के रूप में प्रस्तुत हुए। हातिम इन द सेंस, हातिम यानी कल्याण करने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे। और उसके बाद गांधी जी वक्ता के रूप में शामिल हुए 1916 में। अब गांधी जी जाते हैं लखनऊ अधिवेशन में, गांधी जी जाते हैं तो लखनऊ अधिवेशन में आते हैं राजकुमार शुक्ल जी, जो बिहार से संबंधित थे, राजकुमार शुक्ल, और यहाँ गांधी जी से मुलाकात करते हैं। गांधी जी से मुलाकात करने के बाद कहते हैं कि गांधी जी देखिए हम लोग का चंपारण का हालत जो है बहुत ख़राब है गांधी जी, कि आप वहाँ पे आइए, वहाँ का दुर्दशा बहुत ख़राब है, एकदम अत्यधिक जुल्म कर रहा है सब। तो गांधी जी कहें कि इंडियन है सभी, सबको बात का माने, पहले हूँ झूठ बोल के हमको बहुत अथी किया है सब, तो ठीक है आएंगे। तो गांधी जी मतलब छोड़ दिए। लेकिन एक पीर मोहम्मद अंसारी थे, चंपारण से लिखते थे, प्रताप नामक एक पत्र लिखते थे। उस प्रताप नामक पत्र में भी बार बार अनुग्रह किया गया उनको। और उसके बाद एक बार कलकत्ता आए थे तो फिर गए राजकुमार शुक्ल जी। इस बार लगा कि नहीं चलो देख लिया जाता है, इतना बेचारा आ रहा है, तो गांधी जी को गया कलकत्ता रिसीव करने। कौन? राजकुमार शुक्ल जी। राजकुमार शुक्ल के बाद राजकुमार शुक्ल से मिले, और राजकुमार शुक्ल से मिलने के बाद आते हैं पटना। पटना से जाते हैं कहाँ? मुजफ्फरपुर। अब यहाँ पे एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, गांधी जी के द्वारा भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया, अंग्रेजों द्वारा जबरन नील, ठीक है यही बात है। तो हम आपको बता रहे हैं कि पटना आते हैं, पटना से जाते हैं मुजफ्फरपुर। जब मुजफ्फरपुर में जाते हैं तो जे.बी. कृपलानी जो थे, उनका एक स्कूल विश्वविद्यालय चलता था, वहाँ के छात्रों ने उनका स्वागत किया। यहीं पे वो मिलते हैं किससे? राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं कहाँ? चंपारण जाने के लिए। चंपारण में मोतिहारी नामक स्टेशन पे इन्हें रोक लिया जाता है। डब्ल्यू हिचकॉक वहाँ का डीएम रहता है और उनको आगे नहीं जाने देता है, उनको गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है, तो क्या था चंपारण आंदोलन, क्या था नील आंदोलन, इसको आप समझिए। ठीक है, समझने से पहले आप थोड़ा सा एक बात ध्यान रख लीजिए कि गांधी जी को जो ये सत्याग्रह का विचार आया था, वो कहाँ से गांधी जी को मिला था? तो गांधी जी को डेविड थोरो एक राइटर हैं, उनका बुक है सिविल डिसओबीडियंस, और लियो टॉल्स्टॉय का द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। उसके बाद जॉन रस्किन का अंतिम द लास्ट बुक से सत्याग्रह करने का उनको प्रेरणा मिला है। ठीक है, उसके बाद देखिए गांधी जी आप चंपारण आंदोलन आपको समझाते हैं। देखिए चंपारण आंदोलन क्या था, यहाँ पे देखिए समझिए। यहाँ पे देखिए किसान का जो भी भूमि रहता था, किसान का भूमि को अंग्रेज 20 भाग में बांटते थे। किसान के भूमि को अंग्रेज 20 भाग में बांटते थे और कहते थे ना कि देखो तुम 3 भाग पे खेती करोगे, और तीनों भाग पे खेती करोगे तो काची का खेती करोगे? नीले का खेती करोगे, और बाकी जो 17 भाग है इसको छोड़ दोगे। या एक बात और यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ जाति आधारित था। ऊंचे जाति के लोग जो थे उनके लिए था कि आप 20 पे करिए, 3 पे नील करिए, 17 पे आप अन्य फसल हो गई। लेकिन गरीबों के लिए था कि आप 3 पे करिए, बाकी प्रति छोड़ दीजिए। और इसके लिए अंग्रेज जो थे गरीबों को, मतलब जो गरीब कृषक थे उसको पहले से ही इसका मतलब पैसा आपको दे, एडवांस पेमेंट कर देते थे इस पूरे खेत का, कि हम 1 साल के लिए हैं, इसका तुम एडवांस पेमेंट लो। तो ठीक है, एडवांस पेमेंट ले। अब एडवांस पेमेंट लेना इनका मतलब आवश्यकता बन गया था, क्योंकि यहाँ के कृषक बहुत गरीब थे और खाने का था ना कुछ पीने का था, इसीलिए अपना ये एडवांस पेमेंट ले लेते थे। और यहाँ पे कहा था कि ई अगर कर लिया यहाँ पे नील का खेती तो ये जो एरिया है वो खराब रहता। हाँ, यहाँ याद रखिएगा कि ददनी प्रथा एक थी। ददनी प्रथा के तहत पहले ही एडवांस पैसा दे दिया जाता था और 3 भाग पे खेती करना। तो ऐसे करते करते 3 भाग यहाँ किया, फिर 3 भाग यहाँ किया, इस प्रकार से सारा खेत उसका खराब हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी में जब रासायनिक रंगों का आविष्कार हुआ, उसके बाद यहाँ पे जो किसान थे अब वो खेती करना बंद कर दिए। अब कहें कि जो हम तुमको एडवांस पेमेंट दिए हैं ना, वो पेमेंट हमको दो लोग। अब तुम पेमेंट के लिए 2 शर्त रखा, या तो तुम 100 रुपये प्रति बीघा दो, या फिर तुम 12% वार्षिक दर पे और लिखित दो हमको कि तुम्हारा भूमि जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ किसान अपने खाए के पेट का लाला पड़ा था। अब कहाँ से वो बेचारा पैसा ला के देगा? जो पैसा उसको एडवांस मिला था उससे तो अपना घर का खाना जुटा लिया। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था में यहाँ के किसान बहुत प्रताड़ित करता था। जो नहीं करते थे उनका भूमि रेट लिया जाता था, उनको बिना भूखे खटाया जाता था, अपने काम मतलब करवाया जाता था। ठीक है, इसी बात के लिए राजकुमार शुक्ल बुलाते हैं किसको?
गांधी जी को। गांधी जी आए मुजफ्फरपुर से, मोतिहारी, वहाँ पे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन गांधी जी ने अंग्रेजों का बहुत मायने में मतलब बहुत जगह साथ दिया था, इसलिए जो अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है, वो अंग्रेज अधिकारी गांधी जी से बात करने के लिए आते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब गांधी जी आते हैं चंपारण, तो लोगों में एक लहर सा दौड़ जाता है कि एक आदमी आया है, एकदम अंग्रेजों को उठा के पटक देगा, एकदम एकदम बहुत उसका नाम है, ऐसी थोड़े महान आत्मा कहलाता है, कुछ हो फूकता हुआ एकदम खत्म हो जाएगा। गए चंपारण, कहें खेत में चटाई लेके आओ, तो सोचा सब कि चटाई मंगवा रहे हैं, अब लाठी मंगवाएंगे, एकदम लड़ाई उड़ाई होगा, तो चटाई उटाई लेके आया, सब चटाई उटाई लेके आया, तो चलो अब भजन गाओ लो। अब भजन गाने लगे, पति रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भजमन प्यारे सीताराम। तब यह सुनना था कि कैसा आदमी है जी, कि सुने हैं कि बहुत नाम है, अब भजन गवाने लगा। और क्या करते थे कि रोज जा जा के, गांधी जी चूंकि वकील थे, अब सब किसान से एक एथी लिखवाते थे कि तुम्हारा का एथी है। अब इतना करने के बाद अब कहते हैं कि मतलब कि खेत में लगा दिए, काम करना बंद हो गया। तो कहा गांधी जी अब क्या कीजिएगा, भजन गवा रहे हैं, तो आने दो किस एथी को। आता है कौन, आता है अंग्रेज अधिकारी फ्रैंक स्लाई आता है, इनसे मीटिंग करने का बात करता है। अब फ्रैंक स्लाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होता है। अब इस कमेटी में कौन कौन से लोग थे, इनका थोड़ा आप ध्यान रख लीजिए नाम। तो इस कमेटी में थे ब्रज किशोर शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। इतने लोग को आपका नाम याद रखना है। आप इसको इस प्रकार से याद रखते हैं कि ब्रिज से राजेंद्र नगर पुल है ना, राजेंद्र नगर ब्रिज राजेंद्र नगर पीर, वहाँ पे महादेव जी का मंदिर है, महादेव जी और हरि जी, महादेव जी हरि जी, यानी महादेव देसाई और नरहरि पारेख, जो भी है, जो भी है सब जनता, मतलब सब जनता, यानी JL जवाहरलाल नेहरू। आप इसको ऐसे याद रखते हैं कि जो राजेंद्र नगर पुल है पटना में, राजेंद्र ब्रिज, यानी ब्रिज किशोर शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारेख, महादेव जी का मंदिर है, महादेव देसाई और जवाहरलाल नेहरू। आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और यह अपना रिपोर्ट देते हैं किसको, फ्रैंक स्लाई को। आपसे पूछ सकता है कि चंपारण के लिए कौन सा आयोग का गठन हुआ था, तो स्लाई आयोग का गठन हुआ था। आपसे पूछेगा कि बताओ इसका विरोध किसने किया था चंपारण आंदोलन का, तो NG रंगा ने इसका विरोध कर दिया था, NG रंगा ने इसका विरोध किया था, ठीक है। अब यह मतलब दिखाते हैं अंग्रेज को, स्लाई को, तो मानता है 25% जो भूमि है अंग्रेजों मतलब किसानों का लौटा देता है। तो किसान कहते हैं कि ना, हमको 100% भूमि चाहिए, जो मेरा भूमि छीना है, पैसा तो दे नहीं पाता, तो 100 रुपये कहाँ से देगा, तो भूमि छीन लिया था, तो 25% भूमि किसान का लौटाता है। तो कहते हैं गांधी जी कि देखो, अभी तक अंग्रेज कभी किसी के सामने नहीं देखे, ये उनका बहुत बड़ा अपमान है, इतना कम नहीं है, चलो इतना मान जाओ। तो मान जाता है सब वहाँ का किसान, ठीक है। तो यह था चंपारण सत्याग्रह। इस पे और डिटेल आपको कुछ पॉइंट अगर छूट भी गया होगा तो आप मेरा नोट्स को पढ़िएगा, लेकिन अपने तरीके से पूरा समझाने का प्रयास किया। आप एक बार उनमें शामिल व्यक्ति को मेरे साथ बोल दीजिए। राजेंद्र नगर ब्रिज है, यानी ब्रिज किशोर शर्मा, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हम बोले कि वहाँ महादेव जी का मंदिर है, महादेव देसाई, हरि का भजन गाते हैं हम लोग, वही भगवान संबंधित है, नरहरि पारेख, जो भी है, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार महात्मा कहा था। अब यहाँ पे देखिए, आपको फिर से आपको यहाँ पे एक याद रखना है कि अहमदाबाद का सबसे पहले आपको खेड़ा को याद रखना है। गुजरात में पड़ता है खेड़ा, ठीक है। खेड़ा में क्या हुआ था कि खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था, यहाँ पे आप याद रखिए कि खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा में क्या हुआ था कि अकाल पड़ा था गुजरात में, और अकाल नीति बनाया था अंग्रेज कि अगर 3/4 यानी 75% भूमि का फसल नष्ट हो जाता है तो किसानों को कोई लगान नहीं देना होगा। अब जब कोई लगान नहीं देना होगा तो ऊपर से आप लगान काहे मांग रहे हैं, और लगान बढ़ाइए का मांग रहे हैं। तो इसी के लिए गांधी जी को बुलाया गया। अब गांधी जी एक तो सफल कर दिए, सफल सत्याग्रह को मतलब अंजाम जब दे दिए, जब सफल सत्याग्रह का अंजाम दे दिए, तब वहाँ पे जाते हैं गांधी जी, ठीक है, खेड़ा में। और देखिए, एक तो अकाल नीति जो था उसके अंतर्गत माफ़ कर देना था, जो भी
मालगुजारी यानी जो टैक्स लिया था उसको माफ कराना, लेकिन टैक्स 23% बढ़ा के लेना स्टार्ट कर दिया। अब वहाँ किसान परेशान हो गए, कहाँ से दे, घर का सब गहना जेवरात सब बेचाइए गया। अब जाते हैं गांधी जी डंडा ले ले, ठीक है। तो अब पूछेगा क्या, आपको बताइए कि गांधी जी के साथ कौन कौन था। तो गांधी जी के साथ विट्ठल भाई पटेल थे, इंदुलाल याग्निक था। विट्ठल तो सबसे पहले आज पूछेगा कि कौन थे, तो विट्ठल भाई पटेल थे। और बाद में कौन कौन सहयोगी आए, तो मोहनलाल पांड्या, इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल इनमें शामिल होते हैं। तभी अभी खेड़ा सत्याग्रह चल ही रहा था, तो गांधी जी कहते हैं कि देखिए कम से कम आप ऐसा करिए कि जो देने में सक्षम है उससे ले लीजिए, ठीक है। घोषणा करते हैं कि अंग्रेज आप ये मेरा बात मान लीजिए कि जो देने में सक्षम उससे ले लीजिए। तब चल जाती है, इधर समकालीन चलता है अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन की अनसुईया बेन एक मतलब मिल आंदोलन के एक मिल मालिक, एक ये जो अम्बालाल साराभाई थे ना, उन्हीं की बेटी बहन थी। तो आती है इनके पास और कहते हैं गांधी जी चले, ऐसा ऐसा बात है। तो ये छोड़ कर चल जाते हैं किसके हाथ में, खेड़ा वाला वल्लभ भाई पटेल के। वल्लभ भाई पटेल अपना यहाँ पे सफल योगदान दिखाते हैं और खेड़ा सत्याग्रह को सफल बनाते हैं गांधी, ठीक है। और जब ये सफल बनाते हैं तब गांधी जी इनको किस चीज़ का उपाधि देते हैं, तो गांधी जी इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान करते हैं। आपसे पूछेगा कि बताइए खेड़ा सत्याग्रह में कौन कौन सा संगठन और कौन कौन सा व्यक्ति था। तो व्यक्ति में विट्ठल भाई पटेल हो गया, वल्लभ भाई पटेल हो गया, इंदुलाल याग्निक हो गया, उसके बाद मोहनलाल पांड्या हो गया। और संगठन में बोलेगा तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले वाला इसी में शामिल था। उसके बाद गुजरात सभा भी इसी में शामिल था, ठीक है। तो अब गांधी जी चल जाते हैं अहमदाबाद। तो अहमदाबाद को हम लोग देख लेते हैं। देखिए अहमदाबाद यही है। तो अहमदाबाद में क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत सारा महंगाई बढ़ गया था, बेरोजगारी बढ़ गया था। तो बेरोजगारी बढ़ जाने के कारण ऊपर से प्लेग फैल गया था। अब एगो तो बेरोजगारी ही, ऊपर से प्लेग फैल गया। अब यहाँ पे जो मिल मालिक वो अपना या तो एक प्रकार से उसको भी मतलब पैसा का हानि होगा ना, अगर मिल नहीं चलेगा, कपड़ा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा। ऊपर से प्लेग चल गया तो सब भागिए गए। तो 50% बोनस देने का बात कहा मिल मालिक, लेकिन तो अब मान लीजिए कि मरता क्या ना करता, एक ठो है ना कहावत है, सोचा कि देखिए उसे भी मरिए रहे हैं तो कम से कम मेरा फैमिली तो खाएगा ना, 50% बोनस मिलेगा। ऐसी बेरोजगारी छाया हुआ है, चलिए करिए लेते हैं। तो अब करने लगा, और जब करने लगा धीरे धीरे प्लेग का प्रभाव खत्म हुआ। तो जो मालिक था, मिल मालिक, उन लोगों ने 50% बोनस को ख़त्म कर दिया, अब 20% बोनस कर दिया। अब बताइए जो आपका कठिनाई में साथ दिया उसको आपके यह भी कहा था कि तुम्हारा 50% बोनस लगेगा जब तक प्लेग खत्म नहीं हो जाता है, अब कम हुआ, अब 20% कर दिए हैं। इसी बात के लिए हड़ताल कर दिया था। तो गांधी जी को बुलाया गया था कि उनको समझाने के लिए। तो वहाँ जाते हैं, मामला का मतलब जायज़ा लेते हैं, सब लिखा पढ़ी करते हैं। अब मिल बंद हो गया, रोज आता था आदमी सब, हाँ उठो जी तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा ये यार कैसा आदमी आया है उतना दूर से नाम लिख रहा है खाली। अब धीरे धीरे भीड़ खत्म होने लगा आंदोलन में। तब गांधी जी कहें कि ऐसे नहीं होगा, सबको एक दिन बुलाए, कहें कि चलो हम तुम्हारे साथ ही भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। तो महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल कौन था, यहीं पे था। और उसके बाद जब किए तो समझौता पे आया और 35% पे यह लोग मान गया, ठीक है। तो हम खेड़ा सत्याग्रह तक रहने देते हैं, रॉलेट एक्ट से कल आपको आगे का बता देंगे, ठीक है। थैंक यू। यहाँ तक अच्छा लगे आपको तो सपोर्ट करिए। धन्यवाद।